भी आईटी कंपनीज को नोटिस कर रहे हैं। हमने सुबह आईटी कंपनीज के बारे में जिक्र भी किया था कि आज आईटी और बैंकिंग का कॉम्बिनेशन बाजार को जल्दी जल्दी नीचे आने नहीं देगा। विजय चोपड़ा भी हमारे साथ है। मेरे को ध्यान है पिछली बार जो मेरे साथ जुड़े थे तो मैंने ही उनसे एक आईटी का क्वेश्चन पता किया था और ये बात पूछी भी थी कि वैल्यू और वर्थ दोनों एक साथ नहीं मिलती। कई बार वैल्यूएबल स्टॉक मिलते हैं लेकिन सामने कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तब भी उन्होंने कहा था कि आईटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। विजय सर बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आईटी पे आपका टेक अभी भी बरकरार है कि पोर्टफोलियो में जगह देनी ही चाहिए, होने ही चाहिए? और दूसरा, आईटी अब आपको लग रहा है कि एक नोच का बेस बना चुका है सर, इसका बेस हो गया, अब डर कम है? जी नमस्कार। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आईटी क्षेत्र अच्छे खासे समय से कंसोलिडेशन के फेज में से गुजर रहा है और ये हमारी बात पिछली बार भी हुई थी, आपको याद भी है। और मैंने कहा था कि बिल्कुल आईटी के स्टॉक्स को लेना चाहिए। और जैसे आप धीरे धीरे निबलिंग करते हैं, अगर आपको अगर 100 रुपए का कोई टीसीएस खरीदना है या टेक महिंद्रा खरीदना है या एचसीएल खरीदना है तो उसमें से आप 25-30 रुपया 40 रुपया अभी लगा सकते हैं। बॉटम किसी ने देखा नहीं ना, वो कोई इस बात को आंक सकता है कि बॉटम कहाँ पर है। मगर ये बात आप समझिए कि ऑल दी आईटी कंपनीज अभी दे हैव बिकम स्मार्टर एंड लीनर। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे एक जो मित्र हैं यूके में, उनको इमीडिएटली वापस नोएडा बुला लिया गया था क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। कई बार बेंच पे बहुत समय तक लोगों को रखा जाता था, उनकी तनख्वाहें दी जाती थी, कई बार उनकी फैमिली साथ होती है तो वहां पर भी आईटी कंपनी, जो बड़ी आईटी कंपनीज है, उनका भी खर्चा देती थी। तो अब वैसा खत्म होता जा रहा है, तो दे हैव बिकम स्मार्टर एंड लीनर। अपना फालतू का खर्चा जो बेंच स्ट्रेंथ थी उसको हटा दिया गया है। और कोई भी आईटी कंपनी इस समय बहुत ज्यादा हायरिंग की बात नहीं कर रही है। अगर आईटी कंपनीज का आप खर्चा देखें तो मेजर इज सैलरीज, और बाकी इनका जो एक्सपेंस है ऑफिस वगैरह का वो कम है, क्योंकि इनके लोग ही हैं जो कि इनका मेजर काम करते हैं। तो सैलरी में कटौती हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई हुई है, जो जंग हुई है, उनका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, आईटी स्पेंड्स का इम्पैक्ट है, तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करी जा चुकी है इन प्राइसेस में। और आने वाले समय में आईटी इंडस्ट्री में दोबारा से चीजें बेहतर होती दिखेंगी। अभी हमने यूएस का इन्फ्लेशन डेटा देखा, तो यूएस का इन्फ्लेशन भी घट के आया, इंडिया का इन्फ्लेशन भी घट के आया। और अगर आगे आने वाले तिमाहियों में इन्फ्लेशन का सिनेरियो थोड़ा बेहतर रहा, सकारात्मक रहा, तो अच्छी संभावना है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और इंटरेस्ट रेट नीचे आने का मतलब ये है बाजारों के लिए अच्छा है। और ग्लोबली भी जो आईटी स्पेंड्स है वो बढ़ेंगे। हमने ये बात कोविड में देखी, एक्सपीरियंस की एक एक व्यक्ति ने, कि पूरी दुनिया घरों में बैठी थी और वो टेक्नोलॉजी के सहारे ही चल रही थी। तो टेक्नोलॉजी के बिना तो अब आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी अछूता रह गया है। टेक्नोलॉजी के बिना हम नहीं रह सकते। तो टेक्नोलॉजी अपना शेप बदल रही है, नो डाउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई नौकरियां गई हैं, मगर आने वाले समय में और भी चीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला और उसको मैनेज करने वाले लोग ही हैं, आईटी कंपनीज ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ा बदलाव लेके आएंगी, मगर आईटी कंपनीज का जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि काफी हद तक ये जो भाव है आपको दिख रहे हैं, ये आगे आने वाले 1 साल तक का तो ये ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुके हैं शॉकर। तो अच्छी कंपनी लीजिए, टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस लीजिए, टेक महिंद्रा लीजिए, एचसीएल टेक लीजिए, टॉप लार्ज कैप्स में रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो इन कंपनीज में बहुत कम झटका लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट में रह चुके हैं और काफी समय कंसोलिडेशन में भी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो टीसीएस, इन्फोसिस से दिग्गजों में ये पसंद है विजय जी को। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लिंकेज वाला एक और सेगमेंट है मेटल, जहां पर आज चमक है। हालांकि थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिटिंग जरूर आई है, लेकिन निश्चित तौर पर चीन से जिस तरह के आंकड़े आए हैं, मूड सुधारने का काम किया है पूरे के पूरे मेटल स्टॉक्स का। और हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। तो मेटल्स की बात कर रहे थे, और जैसा कि लंबे समय से इंतजार हो रहा है और कहीं ना कहीं मेटल के जो स्टॉक्स है वो ट्रेडिंग रेंज में ही रहे हैं। लेकिन पहले भी हमने देखा था कि जीडीपी के अच्छे आंकड़े आए थे और एक दिन की तेजी के बाद वो मेटल स्टॉक्स अपनी तेजी से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। चाइना से फिर से अच्छे डेटा आए हैं, रिटेल सेल्स के अच्छे डेटा हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अनुमान से बेहतर आंकड़े, ये दोनों ही आंकड़े अनुमान से बेहतर आए हैं और आज हम शेयर में रौनक देख रहे हैं। लेकिन क्या ये टिकाऊ होगा, इसको लेकर थोड़ा सा मन में संशय है। ये संशय आप जरा दूर कीजिए, और आपको कितना कन्विक्शन आ रहा है इस सेक्टर पर, और अगर आ रहा है तो स्टॉक पिकिंग किसी को करनी है तो फोकस लिस्ट में क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर चाइना से अच्छा डेटा आ रहा है, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का पूरी दुनिया में, ये सब हमें समझना चाहिए। और अगर आप उसके बाद अगर दूसरा जो बड़ा कंज्यूमर है वो है भारत।
और यहाँ पर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, इस बार लास्ट टाइम जो बजट हमने देखा था फरवरी में, उसमें 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटले था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता क्या है, सीमेंट और स्टील। तो स्टील और दूसरे मेटल्स का भी जाहिर बात है इस्तेमाल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको टॉप रैंक कंपनीज में रहना चाहिए। अगर आप मेरी स्टॉक पिक्स पूछे तो मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील इस समय बहुत अच्छा लगता है, वेल प्लेस लगता है, टॉप की कंपनी है जेएसडब्ल्यू स्टील। आप जेएसडब्ल्यू स्टील लेके रखिए। आप नेशनल एल्यूमिनियम करके कंपनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है, तो नेशनल एल्यूमिनियम में आप ध्यान रखिए। हिंदुस्तान कॉपर, एक बात हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि कॉपर माइंस जो हैं पूरे विश्व में लगभग 1 से 2% की दर से ड्राई हो रही है, यानी कॉपर कम होता जा रहा है। कॉपर की जो क्वांटिटी जो हम माइन करते हैं वो कम होती जा रही है। तो कॉपर की रिक्वायरमेंट तो है ही। अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंडस्ट्री में जाएं तो कॉपर के बिना काम नहीं चलता। तो हिंदुस्तान कॉपर मुझे लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मुझे लगता है टाटा स्टील जैसी कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनी या जिंदल स्टील एंड पावर जैसी टॉप रैंक कंपनीज में रही है। वहां पर जो आपने संशय वाले बात करी, वेदांता बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि डेट ओवरहैंग बहुत ज्यादा है और कंपनी के अंदर काफी समस्याएं हैं। और मैंने ये भी सुना है कि वेदांता बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रेस कर रहा है विदेशों से। तो ये थोड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो मैं कहूंगा टॉप रैंक अच्छी कंपनीज के साथ रही है। मुझे लगता है टाटा स्टील बहुत अच्छी कंपनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत अच्छी कंपनी है, नेशनल एल्यूमिनियम है, हिंडाल्को है, ये टॉप कंपनीज हैं। तो इनमें आप मोटा मोटी सारे और हिंदुस्तान कॉपर भी सारे मेटल्स को कवर कर लेते हैं। तो इन सब कंपनीज में रहिए, मुझे नहीं लगता कोई संशय है। थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती भी है तो आप इसमें एवरेज करें, ऐड करें। ये कंपनियां कहीं नहीं जाने वाली, इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। और मुझे लगता है आने वाले दशक या 20 साल भारत के हैं और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है। और जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा तो मेटल्स लगेंगे ही। तो संशय मत रखिए, लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स को लीजिए, ट्रेडिंग ना करिए, इनको लेके छोड़ दीजिए, ये निश्चित रूप से आपको कमा के देंगे। हिंडाल्को ऐसा कंपनी मुझे लगता है फिर से दोबारा से आपको 600 पे जाता हुआ दिखेगा, 650 पे जाता हुआ दिखेगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंफर्टेबली आपको 125 और 150 के रेंज में जाता हुआ दिखेगा। तो बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं, इनमें आप खरीदारी करते रहिए और संशय मत रखिए। और पता कर लेते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे। विजय सर, आपका टेक क्या है? एक दो दिन से हम देख पा रहे हैं इन कंपनीज के अंदर वॉल्यूम भी आ रहा है और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है। ये सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें सबसे अच्छा तो एचडीएफसी लाइफ है। सुबह में हमने ये बात नोटिस करवाई थी, अब करीब 2.5% ऊपर है। एक बार आपका टेक चाहिए ये सारी लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनीज पे। डिम्पी, मुझे लगता है कि डिम्पी, मुझे ऐसा लगता है कि काफी गिरावट इन स्टॉक्स में हमने देख ली है। अगर आप टॉप से देखें, एचडीएफसी लाइफ जो 690 का था, तो इसने करीब करीब 690 रुपए की गिरावट देखी, कंसोलिडेट किया, उसके बाद चल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी ऑफ इंडिया, मुझे इन सब में अगर आप देखो तो एलआईसी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लगता है, एलआईसीआई। और जिस तरीके से इसने निचले स्तरों पे कंसोलिडेट किया है, गिर भी चुका है, मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत पॉजिटिव है। तो एलआईसीआई अगर आप 606 रुपए पे अभी जो ट्रेड कर रहा है, अगर आप इसको लेते हैं, थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखें, मुझे लगता है 750 तक आराम से दिखा सकता है। टॉप क्लास कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है, और नो डाउट मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है आज के डेट में। तो एचडीएफसी लाइफ के साथ साथ मैं एलआईसी ऑफ इंडिया भी रिकमेंड करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली इस कंपनी में अच्छी तेजी बन सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अलाउ करें डिम्पी, तो मैं एक दो स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वेट ही कर रहे हैं। बताइए, आप कुछ और शेयर्स बताइए। जी, मुझे एक और कंपनी बहुत अच्छी लगती है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से है, जीआरएसई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, जो करीब करीब 795-96 पे भी ट्रेड कर रहा है। अच्छी गिरावट हो चुकी है जीआरएसई में। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि भारत एक डिफेंस हब बने, तो शिप बिल्डिंग के काफी ऑर्डर्स, अभी इनकी जो ऑर्डर बुक है बहुत अच्छी है। हमने देखा मैसगांव डॉक में क्या हुआ। तो गार्डन रीच शिपयार्ड में अभी खरीदने का रिकमेंडेशन देता हूँ फॉर अ टारगेट ऑफ 950 रुपीज। तो अगर कोई यहाँ से लेता है तो आराम से यहाँ से 150 रुपया आप कमा सकते हैं। इसके साथ में एक बैंकिंग शेयर है, वो देना चाहता हूँ, आईडीबीआई। आईडीबीआई को एलआईसी ने कुछ समय के लिए एक्वायर किया था और अब
उसमें काफी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुझे लगता है आईडीबीआई भी इस समय अगर कोई 66 पे कोई खरीदता है तो आराम से अगर इसको थोड़ा लेके बैठेगा तो 85 और 90 का टारगेट इसमें मिल सकता है। एक और छोटा कंपनी है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये फूड इंडस्ट्री से है, मिष्ठान फूड्स। 14 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है और इसको 18 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो भी फूड कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज हैं वो अच्छा करेंगी। इसमें जैसे देर आर कंपनीज लाइक GAEL, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। CCL प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती है। तो जो फूड रिलेटेड कंपनीज हैं, जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन है, कंजम्पशन थ्योरी है, मुझे लगता है फूड और फूड रिलेटेड सेक्टर जो है वो हमेशा ही अच्छा चलना चाहिए। और तो इन इन कंपनीज पे भी ध्यान दिया जाए। मगर GRSC मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिलहाल मेरा टॉप रिकमेंडेशन अभी ये है। और आराम से इसको आप 950 के टारगेट के लिए ले सकते विजय जी, आपका गार्डन रीच ठीक है, आईडीबीआई भी ठीक है, एक जो फूड वाली कंपनी बता रहे थे वो उसका नाम क्या है सर? हो। ये मिष्ठान फूड्स करके एक छोटा सा कंपनी है, 13 14 के करीब का भी ट्रेड कर रहा है। सर ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है क्या मिष्ठान फूड, या हम इसको देख नहीं पाए थे पहले? ये मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं देखी। मगर ये एक छोटी कंपनी, रिजल्ट्स भी इस बार बहुत अच्छे पेश किए थे इस कंपनी। ठीक है सर, इतना मैंने कैसे खाना तो खाया है मिष्ठान फूड पे, इतना तो मेरे को याद आ रहा है अच्छे से। बट अगर ये वही कंपनी है फिर तो हाँ, फिर बहुत अच्छी हो सकती है वो, इस वजह से क्योंकि दिल्ली NCR में काफ़ी बड़ी ब्रांचेज मैं इसके अब जगह जगह पे देखता हूँ। अभी मैं कहीं गया था तो वहाँ पे भी मिष्ठान फूड्स बकायदा मैंने देखा है। तो ये 94% का जो रिटर्न आपको 6 महीने में दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शेयर काफ़ी बेहतर होगा। हालांकि ये वैसे देखा जाए तो 20 रुपये से नीचे का शेयर है, लेकिन आजकल क्या है ना कि कई कंपनीज का टर्न अराउंड भी हो रहा है। आप SCC को इसलिए नहीं छोड़ सकते थे कि वो 20 रुपये 50 रुपये से नीचे का शेयर था, उसने चल के दिखाया। सुजलोन आज 40 रुपये का, किसी को यकीन भी नहीं हो रहा होगा 15 रुपये वाला शेयर 40 रुपये हो गया। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो परसेंटेज में तो आपने 5 साल का सुजलोन का पैसा एक ही साल में आपको मिल गया, साल भी क्या एक क्वार्टर में मिल गया। तो ऐसी कंपनीज को सिर्फ दाम के दम पर छोड़ दिया जाए, ये भी गलतफहमी है। अच्छी कंपनी सस्ते रेट पे भी मिल सकती है। तो ये आज का एक शेयर्स है, मिष्ठान फूड्स, आईडीबीआई और गार्डन रीच कंपनियां हैं। शोभा हो, प्रेस्टीज का भी नाम लिया, और ये दोनों के दोनों ये बेंगलोर बेस्ड है। हालांकि अब पैन इंडिया प्रेजेंस की कोशिश कर रही हैं कंपनियां। आपने देखा होगा प्रेस्टीज ने कुछ दिनों पहले मुंबई में भी एक ज़मीन एक्वायर की थी, तो आपको ये नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन तेज़ी हर तरफ है, 3% की तेज़ी हम शोभा डेवलपर्स के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ और ज़रा मिड कैप स्मॉल कैप बास्केट को अगर हम खंगालेंगे तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में आज 12-13% के आसपास की हम तेज़ी देख रहे हैं। और वजह यह है कि MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में ये शेयर शामिल हो गया है। निश्चित तौर पर फंड्स का फिर फ्लो बढ़ जाता है, अलोकेशन बढ़ जाता है, तो उसके चलते ये शेयर चल भी रहे हैं। और ये इस तरह की तेज़ी आज हम सुजलॉन में भी देख रहे थे शुरुआती सत्र में। चोपड़ा साहब, जो रिवीजन ये हुआ है MSCI का, आपकी नज़र कहाँ पर गई है? कुछ ऐसे स्टॉक्स जो थोड़े स्टैंड आउट करते हों, जहाँ पर अब चूंकि सीधा सीधा फायदा ये होता है कि फंड्स के रडार पर ये शेयर आ जाते हैं, तो निवेश आ जाता है एज अ बास्केट। कोई स्टॉक पिकिंग के लिए कुछ स्टॉक्स बताएंगे इसमें से आप? अभी डिम्पी बात कर रहे थे सुजलॉन के बारे में, तो मैं सुजलॉन के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। देखिए, टर्न अराउंड हो रहा है इस कंपनी में कम्प्लीटली। हमने देखा था, रादर एक समय था जब हम 300 पे सुजलॉन होता था, तब हम रिकमेंड किया करते थे। तुलसी तांडी जी पोस्टर बॉय होते थे रिन्यूएबल एनर्जी के। और जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार हुआ इस कंपनी का, उसी प्रकार से डाउनफॉल हुआ, क्योंकि डेट ओवरहैंग बहुत था। मगर इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज ओवर भी हुआ, सन फार्मा प्रोमोटर्स के पास ये कंपनी चली गई। और इसकी वजह से पहली चीज, जो डेट ओवरहैंग था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। दूसरी चीज, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया एग्जीक्यूशन पे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे पैसे की कमी की वजह से, अब वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो पैसा एक्चुअली बुक्स में आ रहा है। और हम सब जानते हैं कि कितनी एफिशिएंट और कितनी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है सन फार्मास्यूटिकल्स की। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट चेंज ओवर की वजह से काफी फर्क आया है। और ये कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको ये दोबारा से 100 पे 150 पे भी दिखे, और धीरे धीरे इसके फाइनेंशियल्स अच्छे होते चले जाए। हमने देखा है एक बहुत अच्छी खासी इसमें तेजी बनी है। तो मुझे लगता है इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी। और डिम्पी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि टर्न अराउंड स्टोरी है। तो जैसे जैसे इसके रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखेंगे, अभी आपको इसकी प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा दिख रही होगी,
मगर जैसे ही रेवेन्यूज इनके ऐड होंगे, क्योंकि केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि खास करके विंड एनर्जी में जो केपेक्स हैवी सेक्टर है, बहुत केपेक्स लगता है, तो केपेक्स ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से सेल्स नंबर्स बेहतर होने चाहिए, लगभग अभी 6,000 करोड़ के लगभग की सेल्स इन्होंने दिखाई है सालाना। तो मुझे लगता है कि ये 6,000 धीरे धीरे 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ तक जाएगी, और जो कैश ऑन बुक्स है वो बढ़ता चला जाएगा। और मेरा ये मानना है मैनेजमेंट की बदलाव की वजह से काफी एफिशिएंसी आई है, जो जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है पहले से। तो अच्छी संभावना है कि यहाँ से एक मल्टीबैगर स्टॉक ये बन सकता है। तो इस समय सुजलॉन का फंड्स के नजरों में आना, और यहाँ से भी अगर अच्छी बाइंग होगी, एमएससीआई में आने की वजह से बाइंग तो होगी, तो मुझे लगता है सुजलॉन इज अ गुड पिक विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो किसी भी गिरावट में खरीदे, मैं दोबारा से बोलता हूँ, किसी भी गिरावट में सुजलॉन को खरीदे। ठीक है, निश्चित तौर पर सुजलॉन हमने देखा है कि 10 रुपए से नीचे का भाव हो गया था। कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक की जो कैटेगरी होती है उसमें इसका नाम लिया जाने लगा था, लेकिन कुछ सरकार की पॉलिसीज और कंपनी के अपने एफर्ट दोनों काम आए और कहीं ना कहीं हम ये बहुत ही बढ़िया रिवाइवल देख रहे हैं। और हम परंपरागत जो ऊर्जा के जो क्षेत्र होते हैं उससे निकलकर कहीं ना कहीं विंड एनर्जी पर फोकस सरकार का ही बढ़ा और उसका फायदा इसको मिल रहा है। 40 रुपए का भाव हम देख रहे हैं और निश्चित तौर पर कई बार ना अगर कोई बहुत टाइम के बाद अगर मार्केट में आ रहा हो और सुजलॉन को ट्रैक कर रहा हो तो शायद यकीन ना हो, लेकिन अब ये फंड्स के निशाने पर भी ये अब शेयर होगा सुजलॉन का। 30 सालों के बाद ये टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ आ रहा है, तो 19 साल के बाद ये आईपीओ आ रहा है। 2004 में टीसीएस के बाद टाटा की तरफ से कोई लिस्टिंग नहीं हुई है बाजार में और इसके चलते इसको लेकर उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। अब काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी हो रहा था, आखिर में अब तारीख का ऐलान हो गया है। हालांकि अभी भी प्राइस बैंड क्या होगा, कितने का साइज़ है इसका, उसको लेकर अभी जानकारी नहीं आई है सामने, लेकिन बाकी जानकारी उन्होंने शेयर की है कि 22 से 24 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा और इसमें प्रमोटर जो हैं टाटा मोटर्स, कुछ और निवेशक भी हैं जो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचेंगे। टाटा मोटर्स की कंपनी में करीब करीब 75% के आसपास का हिस्सा है और करीब करीब 4.5 करोड़ टाटा मोटर्स अपनी बेचेगी और वो इक्विटी के हिसाब से देखें तो 11.5% के आसपास का हिस्सा हो जाता है। अगर हम बाकी निवेशकों की बात करें तो टाटा मोटर्स की करीब 75% होल्डिंग है, 11% बेच रहे हैं। अल्फा टीसी होल्डिंग की करीब 7.25% हिस्सा है, वो बेचेंगे करीब 2.5%। और टाटा कैपिटल ग्रोथ की 3.5% के आसपास की होल्डिंग कंपनी में वो डाइल्यूट करेंगे 1.25% के आसपास। तो ये मोटे मोटे डिटेल्स हो गए होल्डिंग को लेकर और कितनी डाइल्यूशन हो रही है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है, जरा इसको भी जान लीजिए। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली कंपनी है ये और करीब 9,500 कर्मचारी इनके काम करते हैं, तो स्केल वाइज ठीक ठाक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस वाली सेवाएं देती है। और एक और जो की चीज़ है वो ये है कि जेएलआर और टाटा मोटर्स जो कि ग्रुप की कंपनीज है, 40% इनका रेवेन्यू उसी से आता है, यानी कि प्राइमरीली उन्हीं के लिए काम करती है। और वैसे भी इनका जो आय का बड़ा हिस्सा इनके टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है। इन्होंने कुछ दिनों पहले एजुकेशन सेक्टर में भी एंट्री की है। टेक्नोलॉजी बेस्ड देखना होगा कि आखिर उसको लेकर क्या प्लान है और किस तरह से उसको विस्तार करते हैं। लेकिन अगर हम सेवाओं की बात करें और जोग्राफीज की बात करें कि कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, तो भारत से जो इनकी आय आती है करीब 26%, यूरोप से करीब 24%, नॉर्थ अमेरिका से करीब 22% और बाकी जो बचती है करीब 28% के आसपास वो बाकी देशों से आती है। सेवाओं की बात करें तो आईटी कंसल्टेंसी का काम करती है कंपनी है, सैप इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, कैड और कैम इंजीनियरिंग की सेवाएं देती है और साथ ही डिजाइन कंसल्टेंसी का भी ये काम करती है। और इंटरेस्ट इसको लेके इसलिए भी है क्योंकि जिस भाव पर इसके निवेशक थे, जहां पर उन्होंने पैसा लगाया था, अब चूंकि अपने स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं तो उनको एक बड़ा गेन होगा। टाटा मोटर्स ने जो शेयर लिए थे 7.5 रुपए के भाव पर एक्वायर किए थे, अल्फा टीसी होल्डिंग ने 25 रुपए के भाव पर और टाटा कैपिटल ग्रोथ की भी इसी भाव पर होल्डिंग है। तो अगले हफ्ते 22 से 24 नवंबर तक ये खुलेगा और निश्चित तौर पर बाजार का उत्साह भी होगा और बाजार के उत्साह से पहले इसको लेकर जो जानकारी है वो आपके साथ हम शेयर कर भी रहे हैं। लेकिन चोपड़ा साहब, जैसा कि डिम्पी बोल रहे थे कि आपसे एक बार व्यू भी लेंगे, आप कितने उत्साहित हैं इस आईपीओ को लेकर? और दूसरा, जो टाटा मोटर्स के जो निवेशक हैं, चूंकि उनकी ही सब्सिडरी कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है, तो इन दोनों समीकरणों को मिला के आप कैसे देख रहे हैं? टाटा मोटर्स जब 250 रुपए पे था तो मैं बोला करता था ये भारत का टेस्ला है, और लोग मेरे को बहुत ट्रोल किया करते थे। कई लोगों ने बहुत गलत बातें भी बोली ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस एन चंद्रशेखरन जी ने दिखाया था कि ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी,
और जो प्रोडक्ट लाइंस इनके पास हैं, जो डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, ये चीज मैं देख पा रहा था। और मैंने ये बात बोली भी थी कि 2 साल 3 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स 900 तक जा सकता है। तो जो उसके निवेशक हैं तो वो बिल्कुल बने रहें टाटा मोटर्स में, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म वाले हो सकता है थोड़ा सा अभी यहाँ से गिरावट हो और प्रॉफिट बुकिंग आए, और अगर शॉर्ट टर्म है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जहाँ तक टाटा टेक की बात हम कर रहे हैं, तो वो प्राइमरली ऑटोमोटिव के अलावा हेवी इंजीनियरिंग में भी काम करता है, एरोस्पेस में भी बहुत काम करता है। और देखिए, टाटा की एक खास बात ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो हमने देखा, ये चंद्रशेखरन जी का प्लान था कि बहुत सारी कंपनीज को कंसोलिडेट उन्होंने किया। जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड थी वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस थी, ये सब। तो ये सारी कंपनीज एक साथ करी, जो जो स्टील की थी या मेटल्स की थी, वो सारी कंपनीज एक साथ मर्ज हुई। तो मुझे लगता है कि एक जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो अलग से अब जो इसमें से डीमर्ज हुआ है, जो प्राइमरली टाटा मोटर्स के पास काफी बड़ा स्टेक था, इवेंचुअली मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड जाके टीसीएस में या में मर्ज हो सकती है। इसके अच्छे अच्छे चांसेस हैं। टाटा एलेक्सी भी और ये भी गोइंग फॉरवर्ड टाटा का यही प्लान है। बट इंडिविजुअली भी इन कंपनीज के पास एक बंधा हुआ बिजनेस है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जिस भी कंपनी के पास एक क्लाइंट है और उसके पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, चाहे वो अंदर की कंपनी से ही आ रहा हो, ग्रुप कंपनी से ही आ रहा हो, तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसको बहुत ज्यादा सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है। तो बैलेंस शीट तो ऑलरेडी ठीक है ही टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को सब्सक्राइब करना चाहिए, मगर लंबी अवधि वाले लोग इसके अंदर बने रहे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ टाटा ग्रुप पे, जिस प्रकार से पिछले 5 से 7 सालों में टर्न अराउंड हुआ है चंद्रशेखरन साहब के आने के बाद। और बहुत ही अच्छी तरीके से अब ये कंपनी काम कर रही है। हमने देखा टाटा मोटर्स में क्या हुआ, टाटा स्टील में क्या हुआ। जो जेएलआर खून बहा रही थी, इट वाज अ ब्लीडिंग कंपनी, जेएलआर अब प्रॉफिट बना रही है। और अब ये ईवी में भी मुझे लग रहा है अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि इस आईपीओ को सब्सक्राइब करें, और जो टाटा मोटर्स में अच्छा मुनाफा कमा चुके हैं, मीनवाइल एक बार बुक कर लें। नीचे मिलता है दोबारा लीजिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स 900 और 1000 जा सकता है।